मनीष तिवारी ने यूपीए और एनडीए के शासनकाल के दौरान पाक फौज के हमले और घुसपैठ की घटना का ब्यौरा दिया है। माकन ने बताया है कि एनडीए के राज में सबसे ज्यादा लोग मारे गए थे। माकन ने लिखा है कि एनडीए के राज में 1998 से 2004 के दौरान जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा 6115 आम नागरिक मारे गए, यानी हर साल 874 लोग मारे गए। विपक्षी दलों के सांसदों ने पाकिस्तानी सेना की इस कार्रवाई को औपचारिक हमला बताते हुए कहा कि पाकिस्तानी सेना के जवान भारतीय सीमा में घुसे और भारतीय सैनिकों की हत्या की। 5 भारतीय सैनिकों की हत्या के मुद्दे पर रक्षा मंत्री और रक्षा मंत्रालय के विरोधाभासी बयानों को पाकिस्तानी सेना को क्लीन चिट देना भाजपा ने करार दिया है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी और विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज ने संसद में इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री से स्पष्टीकरण देने को कहा। इसके साथ ही भाजपा ने कहा है कि रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी इसके लिए देश से माफी मांगे। लोकसभा की कार्रवाई शुरू होने पर विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज ने कहा कि हमने 5 भारतीय सैनिकों की शहादत पर रक्षा मंत्री से बयान देने की मांग की थी। रक्षा मंत्री और उसके बाद रक्षा मंत्रालय का बयान आया। दोनों बयान अलग अलग थे। हालांकि रक्षा मंत्री के बयान के बाद रक्षा मंत्रालय के बयान का स्वरूप ही बदल गया। उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्रालय ने पहले कहा था कि भारी हथियारों से लैस 20 आतंकवादी, जिसमें पाकिस्तानी सैनिक भी शामिल थे, उन्होंने भारतीय चौकी को निशाना बनाया, जबकि रक्षा मंत्री ने बयान दिया कि भारी हथियारों से लैस 20 आतंकवादी जो पाकिस्तानी सेना की वर्दी पहने हुए थे, उन्होंने भारतीय चौकी को निशाना बनाया। सुषमा स्वराज ने रक्षा मंत्री से इसके लिए देश से माफी मांगने को कहा है। उधर लालकृष्ण आडवाणी ने पाकिस्तानी सेना की कार्रवाई को औपचारिक हमला करार देते हुए कहा कि पाकिस्तानी सेना के जवान हमारी सीमाओं के भीतर आए और भारतीय सैनिकों की हत्या की। भाजपा नेता के मुताबिक उन्होंने संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ को भी सुझाव दिया है कि एंटनी और रक्षा मंत्रालय के बयानों के बीच सामंजस्य होना चाहिए। उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्री को खुद ही सदन को बताना चाहिए कि सच्चाई क्या है। उन्होंने प्रधानमंत्री से भी इस मुद्दे पर स्पष्टीकरण मांगा। 5 भारतीय सैनिकों की शहादत के मुद्दे पर बीजेपी के तेवर सख्त हैं। जहां लोकसभा में लालकृष्ण आडवाणी और सुषमा स्वराज ने सरकार को घेरने का काम किया, वहीं राज्यसभा में वेंकैया नायडू ने सरकार पर हमला बोला। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की कि इस मुद्दे पर जब समूचा विपक्ष सरकार के साथ है तो पाकिस्तान को करारा जवाब दिए जाने की जरूरत है। पड़ोसी पाकिस्तान के साथ लगी एलओसी पर भारत के 5 जवानों की हत्या हो जाती है। हत्या के बाद ए.के. एंटनी देते हैं संसद में बयान और उस बयान से आहत समाजवादी पार्टी के महासचिव नरेश अग्रवाल ने अब रक्षा मंत्री का नैतिकता के आधार पर इस्तीफा मांगा है। मंगलवार को संसद के अंदर रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी ने बयान दिया था कि सरहद पार से पाकिस्तान की सेना की वर्दी पहने आतंकवादियों ने भारतीय सेना के जवानों को शहीद किया। इस बयान को लेकर संसद के अंदर और संसद के बाहर भारी हंगामा हुआ और बुधवार को सपा महासचिव नरेश अग्रवाल ने ए.के. एंटनी का नैतिकता के आधार पर इस्तीफा मांग लिया और ये भी कहा कि प्रधानमंत्री को इस मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए और अगर प्रधानमंत्री ऐसा काम नहीं करते हैं तो दलगत राजनीति से ऊपर उठकर समाजवादी पार्टी अन्य विपक्षी दलों से संपर्क बनाएगी। समाजवादी पार्टी के लिए राहत की बात ये भी है कि एसडीएम दुर्गा शक्ति के निलंबन के बाद बैकफुट पे रही पार्टी अब चीन और पाकिस्तान के नाम पर सरकार को घेरने के लिए तैयार है। मानसून सत्र का तीसरा दिन भी हंगामेदार रहा। रक्षा मंत्रालय और रक्षा मंत्री के बयानों में विरोधाभास को लेकर विपक्षी पार्टियां संसद के दोनों सदनों में सरकार के ऊपर हमला हो रही। पाकिस्तान की तरफ से हुई गोलीबारी में 5 सैनिकों का शहीद होने का मामला सदन में बहस का मुद्दा बना रहा। रक्षा मंत्रालय मान रहा है कि एलओसी पर पाकिस्तान की सेना भारतीय फौज पे हमला किया और रक्षा मंत्री मान रहे हैं कि टेरर अटैक था। इस पूरे मामले पर संसद में विपक्षी पार्टियों ने हंगामा काटा और पीएम से स्पष्टीकरण मांगा। हालांकि इस मुद्दे पर सरकार बचती रही और सैनिकों की शहादत पर नेता बयान देकर राजनीति करते रहे। आखिर कब तक भारतीय सैनिक पाकिस्तानी सैनिकों के छल के शिकार होते रहेंगे और कब भारत सरकार पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देगी? आईएएस अफसर दुर्गा शक्ति नागपाल के निलंबन के मसले पर अखिलेश यादव ने अपनी जुबान एक बार फिर खोली है। उन्होंने एक पत्रिका को दिए अपने इंटरव्यू में कहा कि मुझसे गलती हो गई थी कि मैंने ट्रेनिंग आईएएस अफसर दुर्गा शक्ति नागपाल को नोएडा में तैनात किया। दुर्गा शक्ति नागपाल के निलंबन को अखिलेश यादव ने एक बार फिर से सही बताया है।
विदेशी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल को दिए इंटरव्यू में अखिलेश यादव ने बताया कि उन्होंने दुर्गा को क्यों निलंबित किया। अखिलेश ने कहा कि मैंने कभी दुर्गा शक्ति नागपाल को रेत माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने से रोका नहीं, लेकिन जब उन्होंने सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने जैसा बड़ा संगीन काम किया तो फिर मुझे उन्हें निलंबित करना पड़ा। मेरा ये फैसला बिल्कुल सही था। मुझे लोकल इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट मिली थी जिसमें सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने का अंदेशा जताया गया था। अखिलेश यादव ने कहा कि दुर्गा शक्ति नागपाल के पति भी आईएएस अफसर हैं, यूपी कैडर के आईएएस अफसर हैं और उनकी खास दरख्वास्त पर ही मैंने दुर्गा शक्ति नागपाल को नोएडा में तैनाती दी थी। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि दुर्गा शक्ति नागपाल को नोएडा में तैनाती देना मेरा गलत फैसला था और मैं अपनी गलती को स्वीकार करता हूं। अखिलेश यादव का ये बयान आने वाले दिनों में कई नए विवादों को जन्म दे सकता है। निलंबित आईएएस अधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल के निलंबन को वापस लेने व खनन माफियाओं पे कार्रवाई की मांग को लेकर राष्ट्रीय लोकदल ने विधानसभा के सामने धरना प्रदर्शन किया। निलंबित आईएएस अधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल का निलंबन वापस लेने की मांग को लेकर व अवैध खनन के विरोध में राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष मुन्ना सिंह चौहान के नेतृत्व में विधानसभा के सामने धरना व प्रदर्शन किया। राष्ट्रीय लोकदल ने प्रदेश की सपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार खनन माफियाओं के इशारे पर काम कर रही है और जो ईमानदार अधिकारी काम करना चाह रहा है उसके ऊपर निलंबन जैसी कार्रवाई कर अधिकारियों के मनोबल को गिराने का काम कर रही है। वहीं राष्ट्रीय लोकदल ने लखनऊ में हुए दंगों को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा किया। सूबे के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और स्वास्थ्य मंत्री अहमद हसन ने बुधवार को सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली का दौरा किया। बेहद गुपचुप तरीके से एक और जहां मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने रायबरेली के बछरावा के रैन गांव के विकास कार्यों का जायजा लिया, साथ ही गांव वालों से भी बातचीत की। वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य मंत्री अहमद हसन ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव रायबरेली जिले के राम मनोहर लोहिया समग्र गाँवों का निरीक्षण करने पहुंचे। गौरतलब है कि राम मनोहर लोहिया ग्रामों में चल रहे विकास कार्यों को जांचने के लिए आ रहे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के आने की खबर से जिला प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। आनन फानन में सड़कों को तैयार किया गया और साफ सफाई की गई। शौचालयों और सड़कों को बाकायदा पुताई सफाई कर दी गई। विकास कार्यों में लगे आला अधिकारियों ने गांव में डेरा डाल दिया था। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने केवल रैन गांव का दौरा किया, लोगों से बातचीत की और वापस चले गए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा लाभार्थी योजनाओं में से लैपटॉप वितरण योजना के तहत आज आगरा में सूर्य सदन प्रेक्षागृह में उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री शिवपाल यादव और राज्य मंत्री पारसनाथ यादव ने छात्र छात्राओं को लैपटॉप वितरण किए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की लाभकारी योजना के तहत आगरा में आज छात्र छात्राओं को लैपटॉप वितरण किए गए। समारोह सूर्य सदन प्रेक्षागृह में हुआ। समारोह में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री शिवपाल यादव, योजना के प्रभारी मंत्री पारसनाथ यादव सहित समाजवादी पार्टी के और भी मंत्री नेता मौजूद थे। 628 छात्र छात्राओं को लैपटॉप दिए गए। साथ ही ग्रामीण बीमा योजना के तहत लाभार्थियों को भी 5-5 लाख रुपए के चेक दिए गए। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री शिवपाल यादव मीडिया से तो बचते नजर आए, लेकिन मंच से शिवपाल यादव ने प्रदेश में बिजली की परेशानी ठीक करा पिछली सरकार पर फोड़ दिया और नौकरशाही पर बोलते हुए कहा कि जनतंत्र में जनता मालिक है और नौकरशाही नौकर है। अधिकारियों को जनता की बात सुननी पड़ेगी। यही नहीं, कैबिनेट मंत्री शिवपाल यादव ने ग्रामीण बीमा योजना के तहत लोगों को 5-5 लाख रुपए के चेक भी वितरण किए। जब मीडिया ने उनसे बात करना चाहिए तो मीडिया से कैबिनेट मंत्री शिवपाल यादव बचते नजर आए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एनडी तिवारी आज राजधानी स्थित रविंद्रालय में धरने पर बैठ गए। दरअसल एनडी तिवारी रविंद्रनाथ टैगोर की पुण्यतिथि पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करने गए थे। एनडी तिवारी ने कहा है कि राज्य सरकार की तरफ से ऐसे महापुरुषों की अनदेखी ठीक बात नहीं है और अगर आगे भी रविंद्रनाथ टैगोर जैसे व्यक्तित्व की अनदेखी होती रही तो वो सत्याग्रह करेंगे। एनडी तिवारी लगातार उत्तर प्रदेश में सक्रिय हैं। दरअसल रविंद्रनाथ टैगोर की पुण्यतिथि पर आज उन्हें पुष्पांजलि देने एनडी तिवारी चारबाग स्थित रविंद्रालय पहुंचे थे, लेकिन वहां किसी को पुण्यतिथि की जानकारी न होने से तिवारी जी नाराज हो गए। एनडी तिवारी ने कहा कि वो ये जानकर बहुत दुखी हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ख्याति प्राप्त महापुरुष के साथ अब अन्याय हो रहा है और उनका तिरस्कार हुआ है। एनडी तिवारी ने ये भी कहा है कि आज उन्हें रविंद्रनाथ टैगोर का दर्शन मिला और उनका आशीर्वाद भी लिया। एनडी तिवारी ने ये भी कहा है कि टैगोर जेल में ही बालिग हुए हैं और सरकार को सलाह देते हुए एनडी तिवारी ने ये भी कहा है कि अब टैगोर की जयंती और पुण्यतिथि पर भी यहाँ कार्यक्रम होना चाहिए। ये कोई पहला मौका नहीं है जब पूर्व मुख्यमंत्री एनडी तिवारी राजधानी में औचक निरीक्षण पर निकले हैं। इसके पहले भी एनडी तिवारी पीजीआई, बिजली विभाग और परिवहन विभाग के बस अड्डों का औचक निरीक्षण कर चुके हैं। यहाँ आपको ये भी बता दें कि सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव के बुलावे के बाद लगातार एनडी तिवारी उत्तर प्रदेश में सक्रिय हैं।
नोएडा अथॉरिटी ने नोएडा पुलिस को हाईटेक करने के लिए कई परियोजनाएं शुरू की, जिसमें साइबर सेल, साइबर पुलिस स्टेशन, ट्रैफिक कमांड सिस्टम के साथ साथ 12 पुराने थानों को अत्याधुनिक थानों में तब्दील किया जाएगा। अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त आलोक रंजन के साथ प्रदेश के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में विशेष रूप से नोएडा अथॉरिटी और नोएडा पुलिस के आधुनिकीकरण की चर्चा की गई। इस बैठक में डीआईजी रेंज मेरठ, एसएसपी नोएडा समेत पुलिस महकमे के कई बड़े अधिकारी उपस्थित थे। इस बात की जानकारी देते हुए आईजी कानून व्यवस्था राजकुमार विश्वकर्मा ने बताया कि 75 4 पहिए वाहन, 75 2 पहिए वाहन खरीदे जाएंगे, 5 नए थाने बनेंगे, वहीं 12 खस्तेहाल थानों का भी आधुनिकीकरण किया जाएगा। इसके अलावा 15 करोड़ रुपए नोएडा पुलिस को अत्याधुनिक उपकरण खरीदने के लिए भी दिए जाएंगे। ट्रैफिक कमांड सेंटर बनाया जाएगा, जहां से कैमरे के जरिए पूरे शहर के ट्रैफिक पर नजर रखी जा सकती है। साथ ही उन्होंने बताया कि 2 मोबाइल फॉरेंसिक यूनिट भी तैयार की जाएगी। अभी तक सिर्फ आगरा शहर में ये यूनिट थी। नोएडा अथॉरिटी ने निवेशकों को ध्यान में रखते हुए नोएडा पुलिस को हाईटेक करने की ये पहल की है। डीआरएम ऑफिस में मिली लाश से मच गई सनसनी। मामला लखनऊ के हजरतगंज इलाके का है, जहां डीआरएम कार्यालय के परिसर में 4 दिन पुरानी लाश मिली और जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। लखनऊ के हजरतगंज इलाके में आज अचानक हड़कंप मच गया, वो भी डीआरएम कार्यालय में। कारण था पिछले 4 दिन से फांसी के फंदे पर लटकी एक लाश आज इतना ज्यादा बदबू करने लग गई कि लोगों का सांस लेना दूभर हो गया। जिसके बाद खोजबीन करने पर उस लाश का पता चला। वो लाश टंकी के ठीक पीछे फांसी के फंदे पर लटकी मिली, जिसके बाद पुलिस को इस बात की सूचना दी गई। पुलिस ने आनन फानन में लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और इसके बाद पुलिस उस पूरी घटना के बारे में जानकारी हासिल करने में जुट गई। ताजा मिली जानकारी के हिसाब से लाश 4 दिन पुरानी बताई जा रही है और फिलहाल पुलिस को इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई है। निलंबन से नाराज एक स्कूल के सफाई कर्मचारी ने अपने बेटे के साथ मिलकर स्कूल के प्रिंसिपल और मैनेजर पर स्कूल के प्रिंसिपल ऑफिस में घुसकर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया है, जिसमें मैनेजर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि प्रिंसिपल गंभीर रूप से घायल हो गए। मेरठ के थाना सरदाना क्षेत्र में चंद्रशेखर हायर सेकेंडरी स्कूल में सस्पेंड होने से आक्रोशित सफाई कर्मी ने अपने पुत्र के साथ मिलकर मैनेजर सूरज बली गोयल पर उस समय धारदार हथियारों से हमला कर दिया, जब वे स्कूल में अपने ऑफिस में बैठे हुए थे। ताबड़तोड़ वार कर सूरज बली गोयल को वहीं मौत के घाट उतार दिया। सूरज बली की चीख पुकार सुनकर अपने कमरे से बाहर निकले प्रिंसिपल शरण मील पर हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया और मौके से फरार हो गए। वहीं घायल प्रिंसिपल को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं स्कूल के प्रिंसिपल का कहना है कि ये सफाई कर्मचारी पहले भी अपनी हरकतों की वजह से सस्पेंड हो चुका है। संतोष को ठीक से कार्य न करने की वजह से सस्पेंड कर दिया गया था, जिसकी वजह से वह नाराज था और उसने स्कूल के अंदर चाकू से हमला कर दिया। हल्द्वानी में विजिलेंस टीम ने जल संस्थान के अधीक्षण अभियंता को 25,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। दरअसल पटुआ डांगर नैनीताल के रहने वाले गिरीश चंद्र ने हल्द्वानी विजिलेंस ऑफिस में जल संस्थान में लेबर सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट देने के बदले जल संस्थान के अधीक्षण अभियंता JR गुप्ता द्वारा 50,000 की रिश्वत मांगने का एक शिकायती पत्र विजिलेंस ऑफिस में दिया था, जिसके बाद गिरीश चंद्र द्वारा बुधवार को अधीक्षण अभियंता को 25,000 रूपए बतौर रिश्वत की पहली किस्त देने थे। सुबह 10 बजे अधीक्षण अभियंता JR गुप्ता के सरकारी आवास पर जब गिरीश ने 25,000 रूपए दिए तो विजिलेंस टीम ने रंगे हाथों JR गुप्ता को पकड़ लिया। विजिलेंस टीम ने आरोपी अधीक्षण अभियंता को 2 राजकीय गवाहों के सामने रिश्वत लेते पकड़ा है। विजिलेंस टीम ने आरोपी अधीक्षण अभियंता JR गुप्ता के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया है। कानपुर में नशेबाज पति ने अपने बच्चों के सामने अपनी पत्नी को पीट कर धारदार हथियार से गला रेत कर बेरहमी से हत्या कर दी। कानपुर के जूही इलाके के एम ब्लॉक में रहने वाले विनय सिंह राठौर प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते थे। उनकी शादी संध्या से 2007 में हुई थी। विनय अक्सर शराब पीकर संध्या से मारपीट किया करता था, जिसकी शिकायत संध्या ने अपने मैके में की थी। 2 साल पहले तो बात इतनी बिगड़ गई थी कि संध्या ने चाय पीकर आत्महत्या करने का प्रयास किया था। कल रात विनय ने फोन पर पुलिस को सूचना दी कि उसकी पत्नी की किसी ने हत्या कर दी। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू की तो मामला संदिग्ध लगा। इधर संध्या की हत्या की सूचना पर मैके वालों ने भी घटना स्थल पर पहुंचे, जहां उन्होंने विनय पर हत्या का आरोप लगाया। उनका कहना है कि विनय आए दिन संध्या से मारपीट किया करता था।
पुलिस ने संध्या के मैके वालों की तहरीर पर विनय को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। वहीं पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर पति को हिरासत में ले लिया है और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। देश की सरहद पर लोगों की सुरक्षा करने वाले एसएसबी के जवान अब मासूमों की सुरक्षा के लिए उतर आए हैं। पूरे पूर्वांचल में हो रही दिमागी बुखार के कारण मासूमों की मौत पर उत्तर प्रदेश